भत्ता नेटवर्क बैरून मुल्क से ऑपरेट लियारी गैंगवार मुलव्विस वसीउल्लाह लाखों दुबई और ईरान से कराची के ताजरों को ब्लैकमेल करने लगा। व्हाट्सएप के जरिए भत्ता वसूली का इंकशाफ, कराची में नया क्राइम मॉडल सामने आ गया। वसीउल्लाह लाखों की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस का इंटरपोल को खत, लियारी गैंगवार के कमांडर की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने की सिफारिश, साउथ जोन पुलिस का होम डिपार्टमेंट और DIG क्राइम ब्रांच को खत इरसाल। सिटी 21 ने हासिल की खत की कॉपी, भत्ता माफिया के नेटवर्क का पर्दा फाश हो गया। इस हवाले से बात करेंगे मेराज अख्तर से। मेराज बताइएगा। ताजिर हो, सनतकार हो, दुकानदार हो या बिल्डर, इस वक्त कराची में भत्ता 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 बस यही सदाएं गूंज रही हैं और बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो पुलिस के लिए ये बना हुआ है मामला, और इस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। लेकिन साथ साथ एक और ये इंकशाफ हुआ है कि लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे लोग थे, क्रिमिनल्स थे, जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात कत्ल के, अगवा के, भत्ताखोरी के दर्ज थे और वो बैरून मुल्क फ़रार हो गए। और अब बैरून मुल्क से बैठकर वो व्हाट्सएप और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए यहाँ पर बाकायदा एक मुनज़्ज़म कराची में जो है वो भत्ताखोर माफिया को वो चला रहे हैं और उनकी उम्रें 19 से 24 साल के दरमियान हैं। एक लेटर लिखा गया है SSP सिटी की जानिब से होम डिपार्टमेंट को और DIG क्राइम ब्रांच और इन्वेस्टिगेशन को, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जी वसीउल्लाह लाखों जो कि लियारी गैंग वॉर का कमांडर था और इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात भी दर्ज थे, लेकिन वो बैरून मुल्क फ़रार होने में कामयाब हो गया था। तो अब ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वो ईरान और दुबई से बैठकर वहाँ के नंबरों के ज़रिए जो है कराची में अपने नेटवर्क को उसने फ़ाल किया है। लियारी के बहुत सारे लड़के उसके साथ हैं जो कि मुख्तलिफ़ मकामात पर इसकी निशानदेही पर जाते हैं, जिनमें ख़ासतौर पर जोड़िया बाज़ार के ताजर हैं, बिल्डर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं, कारखानेदार हैं और सनतकार हैं। उनको भत्ते की पर्चियाँ भेजी जा रही हैं और बाकायदा उन पर्चियों में, उस एनवलप में जो है वो गोलियाँ भी रखी जा रही हैं और उसमें उनकी फैमिली की डिटेल्स भी भेजी जा रही हैं कि भाई वो इतनी रकम अदा कर दें वरना उनको या उनकी फैमिली को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो रेड वारंट के लिए पुलिस ने लिखा है जी वसीउल्लाह लाखों के जो मामलात हैं उसको पूरी डिटेल्स भी उसमें लेटर में दी गई है जो कि सिटी 21 ने हासिल किया है, उसकी तस्वीर भी दी गई है और ये बताया गया है कि ये कितना ख़तरनाक मुलजिम है और ये अभी भी एक्टिव है। तो इसके लिए जो है होम डिपार्टमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट की गई है पुलिस की जानिब से और होम डिपार्टमेंट ने इंटरपोल से रब्ता किया है और रेड वारंट उस वसीउल्लाह लाखों नामी मुलजिम के जारी करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि इसके रेड वारंट जारी किए जाएँ और अगर ये ईरान या दुबई में मौजूद है तो इसको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए, कराची पुलिस के हवाले किया जाए। बहरहाल अभी सूरत हाल ये है कि ताजिर हों या सनतकार हों सब परेशान नज़र आते हैं। 2 रोज़ कबल भी हमने एक लेटर जो है वो चलाया था जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से लिखा गया था, जिसमें तमाम ताजिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जो है वो हिदायत दी गई थी और उसमें यह बताया गया था कि ताजिर और सनतकार जो हैं वो अपने घरों पर और अपने कारोबारी मुकामात पर अच्छे वाले कैमरे नस्ब कराएँ, CCTV कैमरे, ताकि जिसमें अगर कोई उनको धमकी देने आता है या हवाई फायरिंग करके खौफजदा करना आता है तो उसकी शक्लें वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकें और उनकी गिरफ्तारी में मदद मिल सके। तो इस वक्त कराची की ताजिर बिरादरी और सनतकार बिरादरी जो है वो और ख़ास तौर पे बिल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हमें दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि पहले तो कराची में ज़मीनों पर कब्ज़ों के मामला जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो मसले हल उनके नहीं हो रहे थे। अब एक बार फिर ये भत्ताखोर नेटवर्क जो है वो दोबारा से ऑन हुआ है, लेकिन इन सारी सूरत हाल के साथ साथ जो कराची और सिंध पुलिस है उसने भी अपनी वर्किंग शुरू की है। आज भी IG सिंध की जानिब से बयान जारी किया गया है और उसमें तमाम ताजिरों को और सनतकारों को ये मैसेज दिया गया है कि वो हर हाल में उनके साथ खड़े हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हो और खुलकर अपना कारोबार करें। पुलिस उनके साथ है और पुलिस उनको प्रोटेक्ट करेगी। ताहम अभी ताजिर बिरादरी जो है वो इस बात से मुतमईन हमें नज़र नहीं आती है और उनका यही मुतालबा है आला हुकाम से, पाक फ़ौज से भी, रेंजर्स से भी और पुलिस से भी कि भाई उन्हें आज़ादी के साथ काम करने दें। वो काम करेंगे तो लाखों लोगों का जो रोज़गार उनके साथ जुड़ा हुआ है वो भी अपना काम कर पाएंगे, उनके घरों का चूल्हा भी जलता रहेगा। और अगर यही सूरत रही, भत्ता खोरी को लगाम ना दी गई और भत्ताखोर को गिरफ्तार ना किया गया तो उनका कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी। नादरा ने खातून की उम्र गलत दर्ज कर दी, मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि रोहेला की असल उम्र 2006, नादरा ने 2009 दर्ज कर दी। पैदाशी सर्टिफिकेट और निकाहनामा दुरुस्त मगर शनाख्ती कार्ड में उम्र गलत है। उम्र कम की जा सकती है, बढ़ाई नहीं जा सकती। वकील नादरा का अदालत में बयान। नादरा शहरियों की उम्र का तयन कैसे करता है, अदालत का इफ्तिसार।
تعلیمی اسناد بے فارم کے مطابق عمر کا تعین کیا جاتا ہے؟ نادرا کا جواب: سندھ ہائی کورٹ کا نادرا کو 1 ماہ میں عمر درست کرنے کا حکم۔ نادرا کی پالیسی دکھائے جس میں عمر بڑھانے پر پابندی ہو۔ جسٹس یوسف علی سعید کے ریمارکس: عدالت نے نادرا سے پالیسی اور دستاویزات طلب کر لی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز، بتائیے گا۔ بالکل تھی، آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں نادرا کی جانب سے قومی شناختی کارڈ میں عمر غلط کے اندراج کا معاملہ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ روہیلا نامی خاتون نے درخواست دائر کی ہے عمر کی درستگی سے متعلق۔ عدالت نے نادرا کو 1 ماہ میں درخواست گزار کے قومی شناختی کارڈ میں عمر درست کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارک کیا کہ نادرا کسی شہری کی عمر کا تعین کیسے کرتا ہے، جس میں وکیل نادرا نے موقف اختیار کیا کہ تعلیمی اسناد اور بے فارم کے مطابق عمر کا تعین کیا جاتا ہے۔ نادرا کے وکیل سے عدالت نے مکالمہ کیا کہ درخواست گزار نے کن دستاویزات بنیاد پر عمر درج کروانے کو کہا تھا، جس پہ وکیل کا موقف تھا کہ وہ دستاویزات اس وقت ان کے پاس نہیں ہے۔ پالیسی کے مطابق نادرا کسی کی عمر کو کم تو کر سکتا ہے لیکن بڑھا نہیں سکتا۔ جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارک کیا کہ وہ نادرا پالیسی کا ہے جس میں نادرا کسی کی عمر کم تو کر سکتا ہے، بڑھا نہیں سکتا۔ اس میں جو درخواست گزار کے وکیل ان کا موقف ہے کہ روہیلا خاتون جو ہے 13 مارچ 2006 میں پیدا ہوئی۔ برتھ سرٹیفکیٹ اور نکاح نامے میں بھی درخواست گزار کی تاریخ پیدائش 2006 ہے، لیکن نادرا قومی شناخت میں جو درخواست گزار کی عمر لکھی۔ ٹھیک ہے ممتاز جمالی، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ عالمی مارکیٹ میں دھماکہ، سونا تاریخ میں پہلی بار $4000 فی اونس سے تجاوز کر گیا۔ صرف ایک دن میں $45 کا اضافہ، سونا پہنچ گیا $4030 فی اونس کی بلند ترین سطح پر۔ پاکستان میں بھی اثرات متوقع ہیں، فی تولہ سونا $4000 تک مہنگا ہو سکتا ہے، صرافہ ڈیلرز نے خبردار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ جی دیکھا جائے عالمی مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے خدشات اور غیر یقینی صورتحال پر سونے میں خریداری بڑھ گئی ہے۔ سرمایہ کار محفوظ سرمایہ کاری پر سونے میں مسلسل خریداری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں سونا آج مزید $45 فی اونس مہنگا ہو گیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سونا $45 اضافے سے $4030 فی اونس کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے، اور صرافہ ڈیلر جو مقامی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بھی سونے کی قیمتوں میں اس کے اثرات ہوں گے، اور ذرائع نے کہا ہے کہ مقامی صرافہ بازار میں تولہ سونا $4000 تک کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نئی بلند ترین سطح پاکستان میں پہنچ جائے گی۔ اور بنیادی وجہ کہی جا رہی ہے کہ اس وقت دیکھا جائے سال 2025 میں عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 53% کا ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ سال 2024 میں سونے کی قیمت میں 27% کا اضافہ ہوا تھا۔ ماہرین کی رائے ہے کہ سونے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے، امریکہ کے ٹیرف پالیسی کے اقدامات کے منفی اثرات دیکھے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے سیف ہیون کے طور پر سونے میں خریداری ہو رہی ہے، اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو امریکن فیڈرل ریزرو جو بینک ہے وہ مزید شرح سود میں کمی کے امکانات بڑھ گئے، جس کی وجہ سے جو عالمی مارکیٹ میں سونے میں خریداری دیکھی جا رہی ہے۔ جی بیورو چیف اشرف خان، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ملازمین کی تنخواہیں، الاؤنس اور انکریمنٹس خود محکمہ منظور کرے گا۔ بقایا تنخواہیں اور الاؤنس 10 سال تک کلیم کیے جا سکیں گے۔ ٹی اے ڈی اے دعویٰ کی مدت 3 سال مقرر۔ تمام منظوری سندھ مالیاتی ایکٹ 2023 کے شق 11 کے تحت ہوگی۔ محکمہ خزانہ سندھ نے نئی پالیسی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے آزاد نوڑیوں سے۔ جی آزاد، آگاہ کیجیے۔ آزاد سے رابطہ بحال کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب انتظار نہیں، بقایا جات کی منظوری آسان اور تیز ہو گئی ہے۔ اب ملازمین کی تنخواہیں، الاؤنس اور انکریمنٹس خود محکمہ منظور کرے گا۔ بقایا تنخواہیں اور الاؤنس 10 سال تک کلیم کیے جا سکیں گے۔ ٹی اے ڈی اے دعویٰ کی مدت 3 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ تمام منظوری سندھ مالیاتی ایکٹ 2023 کے شق 11 کے تحت ہوگی، جبکہ محکمہ خزانہ سندھ نے نئی پالیسی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تمام منظوری سندھ مالیاتی ایکٹ 2023 کے شق 11 کے تحت ہوگی۔ اس پر بات کریں گے، آزاد نوڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آزاد۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ خزانہ سندھ نے نئی پالیسی جاری کر دی ہے۔ سرکاری ملازمین کی پرانی بقایا جات متعلقہ محکمے منظور کریں گے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ متعلقہ محکمہ ملازمین کے بقایا جات، تنخواہ، الاؤنس، سالانہ اضافہ، انکریمنٹ خود منظور کرے گا۔
तमाम फैसले सिंध मालियाती एक्ट 2023 की शिक नंबर 11 के मुताबिक होंगे। अगर TADA सफरी खर्च का दावा 3 साल तक मुतालिका महकमा मंजूर करेगा। 10 सालों तक माली दावा, बकाया तनख्वाह या अलाउंस मुतालिका महकमा मंजूर करेगा। महकमा खजाना सिंध ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब मुलाजमीन की तनख्वाहें, अलाउंस और इंक्रीमेंट्स खुद महकमा मंजूर करेगा। बकाया तनख्वाहें और अलाउंस 10 साल तक क्लेम किए जा सकेंगे, जबकि TADA दावा की मुद्दत 3 साल तक मुकर्रर कर दी गई है। आज़ाद पहुड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, महकमा खजाना सिंध ने मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के पुराने बकायाजात, तनख्वाह, अलाउंस, इंक्रीमेंट, TADA और सफरी सहूलियात पर अखराजात के हवाले से नई पॉलिसी जारी कर दी है। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है मुतल्लिक़ महकमे मुलाजमिन के बकायाजात, तनख्वाह, अलाउंस, सालाना इजाफा, इंक्रीमेंट खुद मंजूर करेंगे। तमाम फैसले सिंध मालियाती एक्ट 2023 की शिक नंबर 11 के मुताबिक होंगे। महकमा खजाना के मुताबिक अगर TADA सफरी खर्च का दावा 3 साल तक मुतल्लिक़ महकमा मंजूर करेगा, इसके साथ साथ 10 साल तक जो है माली दावा, बकाया तनख्वाह या अलाउंस मुतल्लिक़ महकमा मंजूर करेगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल जो है महकमा खजाना सिंध जो है इस तरह के फैसले करता था, लेकिन अब जो फैसले जो है मुख्तलिफ महकमों को मुंतकिल कर दिए गए ताकि मुख्तलिफ महकमे इस पॉलिसी के तहत अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। कराची की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। बेशतर शाहराहें सफ़र के काबिल न रहीं। कोरंगी लाइसेंस ब्रांच की सड़क तबाहाली का शिकार है। सड़कों पर गड़े गाड़ियां खराब होना मामूल बन चुका है। खस्ताहाल सड़कों पर सफ़र शहरियों के लिए इम्तिहान बन चुका है। इस हवाले से बात कर लेते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर की बेशतर सड़कें जो वो खस्ताहाली का शिकार हैं। जब से हालिया बारिशों के बाद की अगर हम बात करें तो कराची की गलियां, सड़कें और शाहराहें जो है वो अब जो है वो बड़े बड़े वहाँ पर जो वो गड्ढे पड़ चुके हैं, खस्ताहाली का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन जहाँ तक मरम्मती काम की बात की जाए तो वो कुछ ऐसा होता हुआ जो वो नज़र नहीं आता। इस वक्त मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया लाइसेंस ब्रांच वाली गली में मौजूद हूँ। इस मेरे कैमरामैन शाहद ज़रा आपको यहाँ के मनाज़िर दिखाएं कि ये इतनी बड़ी गली है। यहाँ पर यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है। कोरंगी का डिलीवरी की जो गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो यहाँ से जो वो सामान की तरसील का सिलसिला जो वो जारी रखती हैं। पर यहाँ की जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं, जो हाईरूफ यहाँ से इस वक्त गुजर रही है वो किस तरीके से गुजर रही है। ज़मीन पे जो पत्थर हैं वो यहाँ पे जो मिट्टी के टीले यहाँ पर बन चुके हैं। ये यहाँ पे हाईरूफ वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर जी, आप ज़रा बाहर आएँ और ये बताएं कि रोज़ाना की यही सूरत हाल है या फिर जो है वो अभी की ये सूरत हाल है? आप बाहर आ जाएँ और बताएं कि क्या आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, क्या आपका रोज़ का यही वक्त है आने जाने का? अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है हम कराची फायर से है मैडम, हमारा रोज़ का यहीं का आने जाने का है। अभी गाड़ियों के हालात, रोड हमारे बनते नहीं है यहाँ के, बहुत परेशान हुए हैं हम लोग। सामान की डिलीवरी भी करते हैं आप? जी, सामान की डिलीवरी भी करते हैं आप? जी, कराची फायर से हम लोग, ये फायर सिलेंडर वाले हैं ना। ये पहले ये सूरत हाल थी या मस्जिद खराब हो गई है? ये बारिशों से मस्जिद खराब हो गई, पहले भी ऐसे ही थे। और आपने कंप्लेन की यहाँ के एरिया में? कंप्लेन क्या करेंगे, कंप्लेन से कुछ होता ही नहीं है ना मैडम। कंप्लेन कर करके हम लोग पागल हो गए। गाड़ी में रोजाना की बुनियाद पे खराबी भी निकलती होगी? जी, जाहिर सी बात है, काम होता है गाड़ी में, टायर हमारे चेंज होते हैं हर 3-4 महीने के बाद, फट जाते हैं, कभी क्या अभी क्या करें। अच्छा, सूरत हाल यहाँ पे आपने देखी कि ये गाड़ी यहाँ पे गुजर रही थी और यहाँ की सूरत हाल है, और गाड़ी में भी रोजाना की बुनियाद पर काम निकलता है। पीछे भी जो ट्रक है और जो बसें आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि ऊंचाई पे जो ये बसें हैं वो यहाँ पे किस तरीके से गुजर रही हैं। और सूरत हाल ये देखें, गाड़ी यहाँ पे फंसती है इस तरीके से, जो वो 4-5 गाड़ियाँ जमा होती हैं, फिर जो वो यहाँ पे ट्रैफिक जमा हो जाता है। सिर्फ यहाँ की नहीं, कराची की मुख्तलिफ शहरों की बात करते हैं, नाजाबाद अंडरपास की बात करते हैं, लियाकताबाद की हम बात करते हैं, मीना बाजार के एरिया की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी रोड की बात करते हैं, तो हर जगह जो वो सूरत हाल में ऐसे ही नजर आती है। कीचड़ यहाँ पे जमा होती है, फिर वो मिट्टी के टीले जो वो यहाँ पर जमा होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ नुमा जो सड़क है वो यहाँ पे बन जाती है। गाड़ियाँ हिचकोले खाती हुई यहाँ से गुजरती है। ना सिर्फ गाड़ियों में काम निकलता है, जो यहाँ से गुजरने वाले
वाले शहरी हैं उनको रोजाना की बुनियाद पे कमर दर्द भी जो है वो अब सामने आने लगा। यहाँ से बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि यहाँ से झटके लगते हुए जो बाइक पे जो है वो उनकी कमरों में दर्द हो जाता है, उनके बहुत से जो है वो तकलीफें सामने आने लगती हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे गाड़ी सवार शहरी हैं वो भी जो बहुत सी जो है वो शिकायत करते हैं। इंतजामिया यहाँ के अगर कोरंगी की बात कर ले तो यहाँ के पीपल्स पार्टी के फारूक अवान जो है वो यहाँ के एमपी हैं, जबकि कोरंगी के टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नईम शेख हैं। जिले इंतजामिया भी यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन यहाँ पर मुतादिद बार कंप्लेन करने के बायस भी जो है वो कोई ऐसा जो है वो खास रद्द अमल या काम होते हुए जो हमें यहाँ पर नजर नहीं आता। हालिया बारिशों के बाद जो यहाँ की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं अकब में कितनी खतरनाक सूरत हाल है। और सुबह सवेरे जब यहाँ पे जो एक 8-9-10 बजे का टाइम होता है, जब यहाँ पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, जब यहाँ पर सारे ऑफिसर्स आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं अपनी अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो शदीद तरीन ट्रैफिक यहाँ पर जाम होता है और जो है वो कई जो है वो घंटे में लग जाते हैं शहरों को यहाँ से निकलने में, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ की सड़क खराब है। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अक्सर हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। लांढी फ्यूचर मोड़ के मेन शाहरा टूट फूट का शिकार है। फ्यूचर मोड़ से ऑयल टैंकर के अलावा दीगर ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल। खस्ताहाल सड़कों की वजह से सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हवाले से हम नाज़रीन को ये बताएं कि इस फ्यूचर मोड़ की जो सूरत हाल है, यहाँ की सड़कों की हालत अबतर है। यहाँ से सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक का गुजरना महाल है। सुबह के औकात में, शाम के औकात में यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आप देख सकते हैं ये 3 से 4 किलोमीटर का तवील दौरानिया है जो कायदाबाद से ये ट्रैक शुरू होता है और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर ये ट्रैक ख़त्म होता है। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक नहीं आ पाती क्योंकि ये पूरा ट्रैक जो है टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अहले इलाकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मलीर से, कायदाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया काम के लिए जाते हैं वर्कर्स हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस ट्रैफिक जाम होने की वजह से अहले इलाकों को जो है वो मरीज़ों को मुश्किलात है क्योंकि मट्टी धूल उड़ती है, इमारतों के ऊपर मट्टी अटी हुई है, आप देख सकते हैं, और जिसकी वजह से जो दमे के अमराज के में बच्चे मुब्तला हैं, बड़े मुब्तला हैं, दिल के अमराज के अंदर मुब्तला अफराद को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक जब जैम होता है तो ट्रैफिक के शोर की वजह से भी इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टूट फूट की वजह से अहले इलाका परेशान है। मेरे साथ इस वक्त समाजी रहनुमा शेरू बंगश जो JUI के जो मरकज़ी यहाँ पर मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पूरे अहले इलाके की आवाम जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये इस हवाले से क्या मुमकिन हल इस फ्यूचर मोड़ का बताएंगे, क्या कहेंगे। शेरू बंगश साहब, कब से सूरत हाल है इस इलाके की सड़क की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। ये सूरत हाल अगले जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, इससे पहले एक डिक्टेटर हम पर मुसल्लत था, परवेज़ मुशर्रफ। उसके दौर में मुत्तहिदा कौमी मोमेंट को दौर में बिल्कुल सही, उस एक गलती थी, वो दहशतगर्दी करती थी, टारगेट किलिंग करती थी। ये बताएं बंगश साहब, ये इस हवाले से आपने जो मुंतज़मीन है UC के मेयर के, आपने वहाँ को दरख्वास्त? जी, दरख्वास्त की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर सबसे कारोबारी हवाले से बात करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 931 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,65,241 की सतह पर आ गया है। काविश में से तफसीलात जानेंगे। जी काविश। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की रफ्तार को ब्रेक लग गया है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के दौरान 100 इंडेक्स में 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इसकी क्या बुनियादी वजूहात है, मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खानानी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जरूर से बताइएगा, इस वक्त IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, इसी वजह से शायद सरमाकार मोहतात हुए। थोड़ा सा ये भी वजह है और थोड़ी सी जो हालत की जो खित्ते की कशीदगी है, जैसे धमकी मिली थी पाकिस्तान को कि वो हमला कर सकते हैं कराची पे, थोड़े से ये भी वजह है। और ओवरलोडेड मार्केट है, इसकी वजह भी थोड़ी वजह है कि लोगों के दरमियान खौफ है थोड़ा, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊंची होती है तो गिरने के चाहता होते हैं। इस वजह से जो इन्वेस्टर है अपना माल लोड ऑफ कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ी सी मंदी की वजह है। और IMF से जो मुज़ाकरात है उसमें भी थोड़ी सी जो है बातचीत चल रही है, उसमें भी जब क्लियरिटी आएगी जब भी मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा जो सियासी मामला भी गर्म है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में, तो उस वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट पे। जावेद खानानी मौजूद थे। इस हवाले से देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकार हैं वो मोहतात नजर आते हैं। मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी बताया जा रहा है कि इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल है।
اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے تو یقیناً انویسٹرز کا اعتماد پھر بحال ہوگا، اکانومی پر بھی اس کا ایک مثبت امپیکٹ پڑے گا. البتہ ابھی تک کی یہی تفصیلات میں 3000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے. جی آپ کو بتائیں ایف پی سی سی آئی نے تجارتی خسارہ بڑھنے پر خدشات کا اظہار کر دیا. ایف پی سی سی آئی نائب صدر آصف سخی نے کہا ہے ستمبر 2025 میں ایک سال میں تجارتی خسارہ $1 ارب بڑھ کر $3 ارب 34 کروڑ پر پہنچ گیا ہے. درآمدی بل بڑھنا مشکلات بڑھا دے گا. درآمدات بڑھانے کے لیے بجلی اور ٹیکس ریٹ کو کم کرنا ہوگا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے بیورو چیف اشرف خان سے. جی اشرف خان آگاہ کیجیے گا. جی دیکھا جائے بزنس کمیونٹی کی جانب سے کنسرن دیکھے جا رہے ہیں کہ ایک مہینے میں تجارتی خسارہ $3 ارب 34 کروڑ پہ پہنچ گیا ہے. اس کی معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے جانتے ہیں. ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر ہیں آصف سخی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں ایک مہینے میں تجارتی خسارہ جو ہے $3 ارب 34 کروڑ کیا امپیکٹ ہوگا؟ بہت بہت شکریہ. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے لیے, کیونکہ 3.34% کا بلین ڈالر کا تجارتی خسارہ, اس کو آگے جا کے اگر ہم 12 مہینوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو $40 ارب پہ جاتا ہے, جو ہمارے لیے بڑا الارمنگ ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. روز بروز ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا, ایکسپورٹ امپورٹ کا لیول ایک کرنا پڑے گا جس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو. کیونکہ اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جو کنٹرول کر رہے ہیں ہم فورن ریمیٹنس سے کر رہے ہیں, پر یہ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا. اس کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ بجلی کے ریٹ اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرے تاکہ ہم دنیا میں ایکسپورٹ کر سکیں اور اپنا ذرائع مبادلہ بڑھا سکیں اور یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو. ابھی بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں, جو ان نیسیسری اگر امپورٹ ہے تو اس کو روکنا پڑے گا ہمیں. جو جینون امپورٹ ہے, را مٹیریل ہے, اس کے لیے ہمیں مارکیٹ کو اوپن رکھنا پڑے گا اور اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی اور ایکسپورٹ کو بینیفٹ دینا پڑے گا ایکسپورٹر کو. حکومت کو چاہیے کہ اپنی پالیسیوں میں چینج لائے تاکہ ایکسپورٹر کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں جس سے ہمیں فورن ایکسچینج ملے. جی جیسے کہ آپ نے سنا شدید کنسرن ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو درآمدی بل جو بڑھتا جا رہا ہے تقریباً $6 ارب کے قریب پہنچ گیا, یعنی $5 ارب 85 کروڑ پہ پہنچ گیا. یہ ایک بار پھر روپے پر دھچکا ڈال سکتا ہے اور ڈالر مہنگا ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ مطالبہ کیا گیا حکومت فوری طور پر غیر ضروری درآمدات. جی ابھی آپ کو بتائیں پاکستان سنگل ونڈو کا بڑا اقدام. پورٹ ورڈ سے ملک کا پہلا پورٹ کمیونٹی سسٹم متعارف. بندرگاہی شعبے کی ڈیجیٹل خودکاری کی جانب تاریخی قدم. جہازوں اور بندرگاہی سرگرمیوں کی ہم آہنگی اب ہوں گی خودکار. ڈیکلریشنز کی منظوری اب ڈیجیٹل انداز میں ہوگی. پورٹ ورڈ سے تمام بندرگاہی شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے گا. تجارتی عمل میں وقت اور لاگت دونوں کم ہوگی. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے. بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بسیم. آج بالکل پاکستان سنگل ونڈو نے پورٹ ورڈ کے نام سے پاکستان کا پہلا پورٹ کمیونٹی کا متعلق قرار دیا ہے. پورٹ ورڈ سسٹم بندرگاہی کے شعبے میں ڈیجیٹل خودکاری کی جانب بڑا اقدام جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. جہازوں اور بندرگاہی سرگرمیوں کی ہم آہنگی اب خودکار طریقے سے ہو سکے, جس کے ساتھ ساتھ ڈیکلریشن اب ڈیجیٹل طور پر منظور ہوں گی. پورٹ ورڈ سسٹم تمام بندرگاہی شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گا. تجارتی عمل میں بہتری, وقت اور لاگت سے نمایاں کمی جو ہے وہ اس سے واقع ہوتی ہے. پاکستان کو خطے کا سرفہرست سمندری مرکز بنانے کی جانب یہ اہم پیش رفت قرار دیے جا رہے ہیں. پورٹ ورڈ سسٹم سے بندرگاہی نظام میں شفافیت اور کارکردگی میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان کا ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت جدید بندرگاہی نظام کی جانب یہ اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے بسیم, اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.